आपको लड़ना है बाहर लड़ो, अंदर तो लोगों की बात करो। जिन लोगों ने आपको बनाया, जिन लोगों ने आपको वोट दी, वो बहुत सारी उम्मीदें लेकर आए, बहुत सारी उम्मीदें लेकर आए थे, लेकिन उनकी कोई बात नहीं हुई। ना बेरोजगार नौजवानों की बात हुई, ना डेली वेजेस की बात हुई। जिस दिन डेली वेजेस के ऊपर डंडे चल रहे थे जम्मू में, उस दिन वहां अंदर बैठ के ये विधायक अपनी तनख्वाह की बात कर रहे थे। इसलिए बनाए विधायक हमने। लोगों को अब मुझे लगता है कि जागृति आ रही है, लेकिन बहुत कुछ समझने की जरूरत है, वरना हालात जो हैं वो काबू से बाहर जाएंगे। अगर यही लोग सत्ता में रहते हैं तो आने वाला वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सर, देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में बहुत से मसले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी प्रतिदिन एक बहुत बड़ा विषय बनता है, मुद्दा बनता है, तो इस विषय में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर कोई भी पार्टी तवज्जो नहीं दे रही है। मुझे इस बात का अफसोस भी है और दुख भी है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट आज जो है वो इतनी फ्लडेड हो चुकी है, इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। इनके नेता जब इलेक्शंस में आते थे तो बड़े बड़े दावे करते थे कि हर घर में रोजगार देंगे, और बड़ी बड़ी बातें नौकरी की करते थे। लेकिन बनने के बाद वही नेता नौजवानों को अब ये एडवाइस दे रहे हैं कि आप पकौड़े बेचिए, कोई कहता है आप कचरा बेचिए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। आप हिंदुस्तान बेचो और हमारे बच्चे पकौड़े और कचरा बेचे। आपने पूरे निजाम को माफिया के हवाले कर दिया। आज कोई सुनवाई नहीं है, ना बेरोजगार की सुनवाई है, ना किसान की सुनवाई, ना आम नागरिक की सुनवाई है। दफ्तर जो हैं वो दुकानों में बदल चुके हैं। दफ्तरों में एक किस्म की दुकानें खुली हुई हैं जहां लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। लोग मायूस होके जा रहे हैं, और लोगों के अंदर ये हो गया है कि शायद हमारी अब बात कहीं सुनवाई होगी नहीं। हालात बदलने की जरूरत है। ये जो निजाम है इसको बदलने की जरूरत है। हम लोगों के साथ खड़े हैं, चाहे हम जीते चाहे हम हारे, लेकिन लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आज भी लोगों से ये कहना चाहता हूं, नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई को पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे। आपका अधिकार आपको मिलना चाहिए, और जितना मुमकिन हो सकेगा इस आवाज को हमेशा उठाते रहेंगे और लोगों की लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। देखिए प्रीतम, मेरे से ज्यादा आप ही जानते होंगे, क्योंकि आप तो देख रहे हैं, इलाके में जा भी रहे हैं। देखिए सड़कों की हालत क्या बन चुकी है। कोई नई सड़क मुझे बताएगा कि यहाँ की कोई नई सड़क भी बनी है 10-11 सालों में? जो हमने बनाई थी उनकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि कोई वहां खड्डे भरने के लिए भी तैयार नहीं है। और बिजली पानी का भी यही सूरत हाल हो चुका है। स्कूलों में अभी हमारी बात चल रही थी, स्कूल जो हमने बनाए थे उनको सफेदी भी नहीं हुई कहीं। जो बिल्डिंग्स हमने बनाई थी, इमारतें, ये लोगों का पैसा जो अक्सर लोगों के लिए रिलीज होता है, पब्लिक लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स से लोगों के जो मामलात हैं वो हल होने चाहिए, लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन वो टैक्स का पैसा कहां जा रहा है, वो सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही, लोगों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही, लोगों के काम क्यों नहीं हो रहे हैं। हमने एक रिकॉर्ड बनाया रामनगर में, जितनी सड़कें बनाई पूरे जम्मू कश्मीर में उसकी चर्चा हुई कि इतने पैमाने के ऊपर कहीं भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं हुए थे। लेकिन अभी हालत ये हो गई है कि अभी 10-11 सालों से कोई यही नहीं बता सकता है कि कोई एक सड़क भी बनी हो। तो यकीनन एक निराशा का माहौल लोगों में होता है, और बड़ा दुख भी लगता है कि गरीब लोगों की सुनवाई नहीं रही है। पेंशनें लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, बहुत सारे लोगों की पेंशनें बंद हो गई हैं, बहुत सारे लोगों को बीपीएल काट दिए गए हैं और इरेशनली काटे गए हैं। जो
गरीब लोग थे उनके कट गए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अक्सर बात की जाती है कि जो उस दायरे से बाहर हैं उनको भी बीपीएल के अंदर लाया गया है। तो कुल मिला के जो है वो निजाम जो है वो इस कदर भ्रष्ट हो चुका है कि बहुत चिंता होती है कभी कभी कि आने वाला वक्त जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है, और लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत का वायस आने वाले वक्त में बन सकता है। इसके लिए हमें जो सीनियर एलिमेंट्स हैं, जो सोच रखने वाले लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको मिलजुल कर आगे का वक्त संभालने के लिए सोच विचार करना होगा, और इस संदर्भ में कोई ना कोई चिंतन मंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर, रामनगर के अंदर एक ही डाक बंगला है, महकमा पीडब्ल्यूडी ने उसे अपना दफ्तर बना दिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा, यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब हो गया। कोई कायदा कानून तो बचा ही नहीं है, जिसका जो दिल करता है कर रहा है। मिली भगत से यहाँ सारे काम होते हैं। कायदा और कानून जो है वो इन लोगों ने अपनी जेब में रखा हुआ है, और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मिली भगत से सरकारी अदारों के ऊपर भी कब्जा किया जा रहा है, सरकारी जमीनों के ऊपर भी कब्जा किया जा रहा है, और पब्लिक का पैसा भी जो है वो लूटा जा रहा है। और अब खामोशी जो है वो खतरनाक हो सकती है, ये मैं लोगों को कहना चाहता हूँ। इलेक्शन टाइम तो बड़े बड़े वादे करते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सिर्फ वोट के लिए। देखिए, वो सबको दिख रहा है आपके इलेक्शन के दौरान में क्या क्या इन लोगों ने नहीं कहा था, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कारकर्दगी क्या रही है। असेंबली के 2 सेशन लगे। एक सेशन में तो इनको तो सबको उठा के बाहर फेंक दिया, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि असेंबली के अंदर हो क्या रहा है। दूसरी बारी जब पहुंचे तो आपस की जो इनका पर्सनल स्कोर्स थे वो सेटल करने में हो गया। असेंबली के अंदर इसलिए भेजा जाता है, आप लोगों से कुछ वादे करके आते हैं, बहुत सारी उम्मीदें लोगों को वाबस्ता होती हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर हम नुमाइंदा, देखिए जब नुमाइंदा बनाते हैं तो कितना एक, मैं ये मानता हूं कि एक उत्सव का माहौल, लोगों के अंदर ज्यादा जुनून होता है नेता से। वो अपने नेता के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, और वे ये सोचते हैं कि ये बनेगा तो हमारा भी कुछ बनेगा। लेकिन नेता लोग जब वहां पहुंचते हैं तो आपने देखा क्या कर रहे हैं, या तो एक दूसरे के कॉलर पकड़ रहे हैं, या कहते हैं कि उनकी अपनी तनख्वाह जो है उसको बढ़ा दीजिए। आपस में लड़ते ही रहे इस असेंबली सेशन में एक दूसरे के साथ। सरकार के समक्ष मसले उठाने की बजाय एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहे, और यूनानिमिटी कहां दिखी। आपस में तालमेल उनका एक बार देखने को मिला जब तनख्वाह बढ़ाने की बात थी। तब चाहे वो एमएलए एनसी का था, बीजेपी का था, कांग्रेस का था, या पीडीपी का था, वो सारे एक दूसरे के गले मिल रहे थे कि ये मिलके हमने ये अपनी तनख्वाह को बढ़ाना है। लोगों का क्या होगा जहां बाड़ी खेत को खाना शुरू हो जाए। अरे आपको इसलिए भेजा, आप लोगों की बात करो, गरीब की बात करो, किसान की बात करो, लोगों के मुतालबे जो है उनकी बात करो। उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। हमने कहीं नहीं सुना कि असेंबली के अंदर इन मुद्दों के ऊपर भी कभी चर्चा हुई हो। जो लोग टेम्परेरी हैं उनको पक्का करने की बात थी, नहीं हुई। बेरोजगारी की बात नहीं हुई। तो फिर ये सारा ये जो तमाशा जो किया गया, इसका हिसाब लोगों के सामने इन नेताओं को रखना पड़ेगा। आज नहीं तो कल रखना पड़ेगा, लेकिन लोग, मुझे लगता है कि अब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। सर, क्या हो रहा है? देखिए, आपने ठीक कहा कि हॉस्पिटल एक ऐसा दायरा है जहां सब लोगों को जरूरत पड़ती है, क्योंकि सबको जो है कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में ही जाना है। और जो आज का माहौल चल रहा है, अडल्ट्रेशन का युग है, तो बीमारियां भी हैं,
पानी साफ नहीं है, बीमारियां हैं, प्रदूषण है तो बीमारियां हैं, और जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर नहीं है। बड़ी बदकिस्मती की बात है। जो नुमाइंदे हैं उनको देखना चाहिए कि ये अदारे कम से कम इनकी तरफ पूरी तवज्जो दी जाए, और ये बहुत जरूरी है। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ तो बाकी जो अदारे हैं वहां भी यही हाल है। लेकिन स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, स्कूल भी बहुत अहम है, स्कूलों में भी मास्टर नहीं रहे। सज्जन ने बताया पीएचई कि में पानी खोलने वाला कोई नहीं है, बिजली की तारें लटकी हुई हैं तो संभालने वाला कोई नहीं है। सर कहीं ना कहीं तो स्मार्ट मीटर जो लगे हैं लोगों को परेशानी आ रही है कि बिल बहुत ज्यादा आ रही है। बिल, देखिए अब तो पानी का भी बिल शुरू हो गया आना। पानी आए ना आए लेकिन बिल आ जाता है। पहले पहले ये कहते थे कि पानी पिलाना पुण्य, किसी सरकार ने वो पानी के ऊपर नहीं लगाया था। यहाँ पानी के ऊपर भी टैक्स लग गया। ये भारतीय जनता पार्टी की कुछ ऐसी देन है जो लोगों को हमेशा याद रहेंगी। आज दमन की राजनीति हो रही है, आज डरा और धमका कर लोगों से वोट लिए जाते हैं, उनको प्रताड़ित करके वोट लिए जाते हैं, उनको प्रेशराइज करके वोट लिए जाते हैं। लेकिन जिस दिन बीजेपी बाहर होगी उस दिन लोगों का शायद गुस्सा भी फूटेगा और इन तमाम नेताओं को जवाबदेह भी बनाया जाएगा और कटघरे में भी खड़ा किया जाएगा। सर आप जैसे नेता, आप जैसे लीडर क्यों नहीं बनते हैं? आप ऐसा क्या खा रहे हैं जो उनको नहीं मिल रहा है? देखिए, ये आप भी जानते हैं कि क्या क्या हथकंडे यहाँ अपनाए जाते हैं इलेक्शन में। हमने न चोरी सीखी न चकारी सीखी है, हमने लोगों की सेवा करना ही सीखी है, और पूरी शिद्दत के साथ कोशिश करते हैं कि लोगों की बात हो, लोगों की खिदमत हो। आज नेता लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं। मैं एक दिन भी कह रहा था 98% पॉलिटिशियंस आर करप्ट। मैंने पहले भी ये बात कही थी। भ्रष्टाचार करते हैं और लोगों को भी वो भ्रष्ट करने की कोशिश इलेक्शन में की जा रही। ये तब से हुआ है ज्यादा जब से बीजेपी की सरकार आई है। 2014 के बाद से शुरू हुआ ये सिलसिला। लोगों को गुमराह किया जाता है, लोगों को प्रलोभन दिए जाते हैं, लोगों को बुला दिया जाता है। हमारे लोग जो हैं बड़े इनोसेंट हैं, भोले लोग हैं, और किसी न किसी तरीके से उनको अपने चंगुल में फंसा दिया जाता है। मैं तो लोगों से ये कहूंगा कि इनके चंगुल से बाहर निकलिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन आपके साथ खड़ा हो सकता है, कौन आपकी लड़ाई लड़ सकता है, किसने लड़ी है आपकी लड़ाई, किसने आपके काम किए हैं, कौन कर सकता है। ये पहचान करना भी बहुत जरूरी है। लोगों के अंदर जागरूकता लाना पहला जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे हथकंडे जो अपनाने वाले लोग हैं ये अक्सर लोगों को मिसलीड कर देते हैं, गुमराह कर देते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। उसके बाद लोगों को भुला दिया जाता है। सर रामनगर के अंदर आपने देखा बहुत से मसले मिसाइल हैं, आप इस पर क्या सोच रहे हैं? क्या आप कांग्रेस सरकार से इसके बारे में बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जहां जहां भी हमसे मुमकिन हो पाएगा बिल्कुल बात करेंगे। बुनियादी सुविधाएं देना हर सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और लोकतंत्र में लोग ये उम्मीद रखते हैं कि उनके नुमाइंदे, उनकी सरकार उनकी बात सुनेगी। लेकिन सरकार तक पहुंचाने के लिए नुमाइंदे भी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि नुमाइंदे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं और अपना रोना ज्यादा रो रहे हैं। वो लोगों की बात नहीं हो रही है। तो अगर वो नहीं करेंगे, हम तो मुद्दे उठाते ही रहते हैं, सरकार के सामने खड़े होते हैं। जब भी लगता है कि कहीं गलत हो रहा हो तो सरकार के समक्ष वो मसला लेकर जाते हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार हो। तो जहां भी जो हमसे बन पाएगा, हम तो लोगों को यही जो मुलाकात करके यही कहने आए हैं कि हम आपके साथ हैं और आपकी इंसाफ की लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर स्टेप चलेगा।
ये मैं लोगों को यकीन दिलाने के लिए आया हूं। सर, किसी ने कहा था कि जितने भी एमएलएस हैं कि हर्षदेव सिंह जी के पास जाइए, उनसे कुछ सीखिए। तो रामनगर के लीडरों को भी कुछ ऐसा मंत्र बताइए कि ये लोगों की डेवलपमेंट कर सके। नहीं, जब वो सीखना ही नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? वो कहते हैं वो बन गए हैं, तो अब सोच यहीं तक बहुत सारे लीडरों की महदूद होती है कि हम किसी तरीके से बन जाएं। बनने के बाद वहां उनका जो एक जो लक्ष्य है, वो उनका लक्ष्य जब मुकम्मल हो गया, अचीव हो गया, तो उसके बाद उनको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने ये हमेशा आ, आ, ये मेरा एक असूल रहा कि बनने के बाद ही शुरुआत है। उनकी सोच जहां खत्म होती थी, मेरी सोच वहां से शुरू होती थी कि अब कुछ करके दिखाना है। देखिए, जिंदगी में बहुत सारे लोग एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी छाप छोड़ते हैं। और कुछ लोगों को ये लगता है कि हमें अगर मौका मिला है तो हमें कुछ करके दिखाना चाहिए। इससे आदमी को जो सुकून मिलता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, और एक अपने आप में बहुत बड़ी अकम्प्लिशमेंट मैं मानता हूं कि जब आप लोगों के मसले हल करते हो तो एक बहुत तसल्ली मिलती है, और जो सुकून मिलता है उसका और कहीं कोई मुकाबला नहीं हो सकता है, मैं ये तो मानता हूं। इसलिए मैं चलता रहा, लड़ता रहा, दौड़ता रहा, और आज भी लड़ रहा हूं, और पूरी शिद्दत के साथ लड़ रहा हूं कि लोगों को अपना हक मिले, अपना अधिकार मिले। सर, एक सवाल है, थोड़ा हटके रहेगा। 47 से पहले आपका जन्म हुआ होता और यही लोग सियासत में आपके साथ होते, ये लोग क्या करते और आप क्या करते? चलो, ये तो हुआ नहीं, जन्म बाद में ही हुआ, तो अब लगे हुए हैं जो भी करते। लेकिन उस वक्त बड़ा प्रिंसिपल्ड लोग भी थे। उस वक्त लोगों में सिद्धांत जो है, मजबूत सिद्धांतों के लोग थे और खड़े होते थे अपने अधिकारों के लिए। जज्बा था एक लोगों में, और एक सैक्रिफाइस का भी जज्बा उस वक्त लोगों में था। ये आजादी हमें ऐसे नहीं मिली है, ये लोगों का एक सोच से मिली है, जुनून से मिली है, कुर्बानी से मिली है, सैक्रिफाइस से मिली है। और आज भी हालात जो हैं वो उससे ज्यादा खराब हैं, क्योंकि अब हम भ्रष्टाचार के गुलाम हो चुके हैं, भ्रष्टाचारियों के गुलाम हो चुके हैं, बेरोजगारी के, महंगाई के, और जिस तरीके से ये जोर जबरदस्ती का माहौल है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कभी हुआ होगा। आज भी लोगों को खड़ा होने की जरूरत है, लेकिन बड़े कम लोग हैं ऐसे जो आज खुलकर बाहर आते हैं। पहले से और आज के इतिहास में बहुत अंतर आ चुका है। अब एक मटेरियलिज्म भी आ गया है, एक कंफर्ट का दौर भी आ गया है, और अब लड़ाई का जो जज्बा है अपने सिद्धांतों के लिए और अपने हक के लिए, अपने असूलों के लिए, वो जज्बा आजकल कहीं ज्यादा नजर नहीं आता है। रामनगर की आवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? रामनगर को हम यही कहना चाहेंगे कि हम आपके साथ हैं, और जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, मुझे दुख होता है कि बहुत सारे अदारे कोलैप्स कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, हॉस्पिटल है, या डिस्पेंसरीज हैं, या सड़कें हैं, या स्कूल हैं, तो ये बड़ी मुश्किल से अदारे बनते हैं, और जब बना दिए हैं तो इनका रख रखाव तो ठीक से होना चाहिए। और जनता जो है वो तो उम्मीद रखती है कि अपना उसका जो नुमाइंदा है, क्योंकि जनता को जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कहीं वो दफ्तरों के चक्कर काटे डॉक्टर के लिए, या सड़कों में खड्डे भरवाने के लिए कहीं किसी के पास उसको जाना पड़े। जब वो नुमाइंदा जनता बना देती है तो ये नुमाइंदे को देखना चाहिए कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए, क्योंकि एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नुमाइंदे की, वो नहीं हो पा रही है। बहरहाल मैं उनको यही कहूंगा कि इस हालात में भी जो मेरे से बन पाएगा, मैं आपके साथ हूं, और पूरे तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ आपकी आवाज उठाने के लिए हर्षदेव हमेशा
खड़ा है और लड़ाई इंसाफ के लिए आपके लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। शुक्रिया।